नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है शिवा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स का तीसरा लेक्चर पढ़ाऊंगा। मैं इसको पढ़ाना शुरू करूं इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स का पहला और दूसरा लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो उसको ज़रूर से देख लें। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को माइटोसिस सेल डिवीज़न के मियोसिस सेल डिवीज़न के बारे में बताऊंगा। माइटोसिस सेल डिवीज़न के बारे में मैं पहले बता चुका हूं। माइटोसिस सेल डिवीज़न जिसको हम समसूत्री विभाजन कहते हैं, इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूं। आज हम लोग अर्धसूत्री विभाजन के बारे में जानेंगे कि अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है। अर्धसूत्री विभाजन को हम क्या कहते हैं? माइटोसिस। तो एक मियोसिस होता है, एक माइटोसिस होता है। माइटोसिस को याद करने की ट्रिक मैंने बता दिया था कि कैसे आप माइटोसिस को याद करेंगे, ये पिछली वीडियो में था। अब मियोसिस को कैसे याद करेंगे? मियोसिस को याद करने का एक तरीका होता है। मियोसिस ज़्यादातर, या आप कह सकते हैं कि हमेशा जनन कोशिकाओं में ही होता है। तो आई लिखा जाता है ऐसे। मियोसिस और माइटोसिस में टी लगा रहता है और मियोसिस में आई होता है। आई का मतलब होता है, ऐसे लिखा जाता है आई। इसको आप मान सकते हैं वर्तिकाग्र। फूल में ये मादा पार्ट होता है वर्तिकाग्र, और ये ऊपर जो आ रहा है इसको आप मान सकते हैं परागकण, जो फीमेल पार्ट होता है। यानी कि मेल और फीमेल ये दोनों मिल गया तो बन गया क्या? जनन। तभी तो जनन हो रहा है, मेल और फीमेल पार्ट मिलकर जनन बना रहे हैं। तो इसी से ये जो आई लिखा है, इसी को आप देख के ये जान सकते हैं कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे कभी। आपको पता चल जाएगा कि ये जनन कोशिकाओं में होने वाला विभाजन है, जिससे एक कोशिका अंत में 4 कोशिकाओं में बट जाती है। ये विभाजन होता क्या है? अर्धसूत्री विभाजन वह क्रिया है जिसमें केंद्रक का विभाजन तो 2 बार होता है तथा गुणसूत्र का विभाजन केवल 1 बार होता है। मतलब केंद्रक 2 बार विभाजित होता है और गुणसूत्र केवल 1 बार विभाजित होता है। इसमें समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण होता है और गुणसूत्रों की संख्या घट जाती है। जब समजात जो गुणसूत्र होते हैं, मतलब एक ही टाइप के जो 2 गुणसूत्र होते हैं, इनका पृथक्करण होगा, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ऐसे ऐसे दोनों अलग अलग चले जाएंगे तो गुणसूत्रों की संख्या आधी आधी हो जाती है। अब इस अर्धसूत्री विभाजन में कौन कौन सी अवस्थाएं? स्टेज ऑफ मियोसिस। मियोसिस में मुख्यतः 2 मुख्य अवस्थाएं हैं, जिसमें पहली अवस्था है और एक दूसरी अवस्था है। तो पहली अवस्था में क्या है? प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। ठीक। और उसके बाद फिर जब दूसरी अवस्था आरंभ होती है तो दूसरी अवस्था में प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड और टीलोफेज सेकेंड, ये 2 मुख्य अवस्थाएं होती हैं और दोनों के नाम भी ऐसे हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, फिर प्रोफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और ये होती हैं आपकी मियोसिस की अवस्थाएं। अब इसमें पहली अवस्था क्या है? इंटरफेज। प्रोफेज से पहले का इंटरफेज होता है। यह अवस्था लगभग समसूत्री कोशिका विभाजन की तरह है होती है। दिस स्टेज बिगिन ऑलमोस्ट लाइक द माइटोसिस सेल डिवीजन। माइटोसिस सेल डिवीजन पहले मैं पढ़ा चुका हूँ। अब इसमें पहला स्टेज, फर्स्ट स्टेज, जैसे मैंने 2 स्टेज बताया था, यहीं से 2 स्टेज, इधर ये पहला स्टेज, इधर ये दूसरा स्टेज। तो इसमें पहला स्टेज के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले स्टेज में कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? पहले स्टेज में प्रोफेज फर्स्ट होता है, उसके बाद दूसरा क्या होता है? मेटाफेज फर्स्ट होता है, एनाफेज फर्स्ट होता है और टीलोफेज फर्स्ट होता है। अब प्रोफेज फर्स्ट में क्या क्या होता है? यह अवस्था बहुत लंबी होती है, साथ में इसमें कई क्रियाएं होती हैं। ये इस अवस्था को निम्नलिखित उप अवस्थाओं में बांटकर अध्ययन करते हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं? एक तो लिप्टोटीन, फिर जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन और
अंत में डाइकाइनेसिस। ये 5 अवस्थाएं होती हैं प्रोफेज फर्स्ट में। फिर अगली है लेप्टोटीन। लेप्टोटीन क्या होता है? सूत्री विभाजन की भांति गुणसूत्र लंबे, पतले और धागे जैसे होते हैं। सूत्री विभाजन का मतलब जो माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, उसी में जिस तरीके से माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, ठीक उसी तरीके से लेप्टोटीन में भी गुणसूत्र पतले और लंबे रहते हैं। जैसे माइटोसिस में रहते हैं गुणसूत्र, ठीक उसी प्रकार से गुणसूत्र इसमें भी बने रहते हैं। गुणसूत्र पर माला के मनकों की तरह गोल रचनाएं दिखाई देती हैं। जैसे मान लो ऐसे ऐसे, अभी देखो बनाते हैं गुणसूत्र, ये बन गया गुणसूत्र, ऐसे होता है। ठीक, अब इस पे ऐसे ऐसे पतली पतली माला के मनके होते हैं, आप इसमें देख सकते हैं। ऐसे ऐसे पतले पतले माला के ऐसे मनके होते हैं, बहुत सघन होते हैं। तो थोड़ा दूर दूर बना रहे हैं, ये बहुत ऐसे सघन टाइप में होते हैं, बिल्कुल ऐसे एक दूसरे से सटे हुए होते हैं। आरएनए का और प्रोटीन का संश्लेषण होता है इस अवस्था में, और ये जो होता है आरएनए और डीएनए, आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है, ये गुणसूत्रों के संघनन के लिए आवश्यक होता है। केंद्रक कला इसमें उपस्थित होती है और केंद्रिका भी उपस्थित होती है। गुणसूत्रों की संख्या 2n होती है। अभी तक इसमें इस अवस्था में गुणसूत्रों की संख्या 2n होती है, आगे यही जाके 2n से n में बदल जाएगी, यानी कि आधी हो जाएगी। प्रारंभ में प्रायः गुणसूत्र असंगठित होते हैं। असंगठित का मतलब ऐसे ऐसे फैले होते हैं, संगठन में नहीं रहते हैं, बिखरे रहते हैं। कुछ गुणसूत्र केंद्रिका से लगे रहते हैं, मतलब केंद्रिका के पास गुणसूत्र ज़्यादा रहते हैं। ठीक, फिर अगला है जाइगोटीन। जाइगोटीन अवस्था में क्या क्या होता है? इस अवस्था में समजात गुणसूत्र साथ साथ आकर युग्म बनाते हैं। इस अवस्था में जो होता है, जैसे मान लो 2 गुणसूत्र हैं, एक गुणसूत्र ये है और एक गुणसूत्र ये है। अब ये दोनों गुणसूत्र का जो करेक्टर है एक ही टाइप से, जैसे इसमें नीला नीला दिख रहा है एक, और एक गुलाबी दिख रहा है। तो नीला वाला ध्यान से देखो तो इसमें 2 गुणसूत्र एक साथ आके मिल गए हैं। अब यही दोनों आगे आके ऐसे मिल के 2 गुणसूत्र बना लेंगे। अभी देखो दोनों मिल गए, ये दोनों एक साथ मिल गए यहाँ पे। ठीक, तो ये बन गया क्या? समजात गुणसूत्र। ये आपस में पेयरिंग कर लिए, इसको हम क्या कहते हैं? सिनॉप्सिस कहते हैं। धीरे धीरे युग्मन की क्रिया पूर्ण हो जाती है और प्रत्येक 2 गुणसूत्र एक युग्म बना लेते हैं। जैसे मान लो अगर 10 गुणसूत्र थे, 1 2 3 4 5 6 गुणसूत्र थे, तो ये दोनों एक टाइप से थे, ये मिल गए। ये दोनों एक टाइप से थे तो ये मिल गए। ये दोनों एक टाइप से थे तो ये मिल गए। अब ये 6 मिल के कितने बन गए? 3 बन गए। तो यानी कि इनकी संख्या आधी हो गई। फिर आगे क्या है? शेष डीएनए का संश्लेषण यस उपावस्था में होता है। डीएनए का संश्लेषण होता किस में है? जाइगोटीन में होता है, और बाकी जो बच जाती हैं डीएनए का संश्लेषण वो यस उपावस्था में होता है, जिसको मैंने माइटोसिस में पढ़ाया था। G1 फेज, यस फेज और G2 फेज। तो उसमें जो यस फेज होता है उसी अवस्था में डीएनए का संश्लेषण हो चुका होता है। गुणसूत्रों में ऐंठन और कुंतलन भी प्रारंभ हो जाता है। अब जब गुणसूत्र ऐसे ऐसे हो जाते हैं तब धीरे धीरे ये गुणसूत्र सिकुड़ने लगते हैं। ठीक, इनमें संकुचन होने लगता है, इसे छोटे छोटे होने लगते हैं। जैसे मान लो लंबाई पहले इतनी ही थी, फिर धीरे धीरे ये दोनों तरफ से छोटे होते होते ऐसे ऐसे छोटे होते होते ऐसे छोटे होते चले जाएंगे। ठीक, फिर अगला है केंद्रक कला, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, और केंद्रिका, ये दोनों उपस्थित होते हैं। यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस दोनों इसमें उपस्थित होते हैं। अब पैचिटीन। अब पैचिटीन अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में केंद्रक कला और केंद्रिका दोनों स्पष्ट होते हैं। गुणसूत्र यद्यपि लेप्टोटीन से पर्याप्त छोटे होते हैं, लेप्टोटीन अवस्था में जो गुणसूत्र होते हैं वो काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, अभी मैंने बताया था। लेकिन इस अवस्था में, पैचिटीन अवस्था में, गुणसूत्र छोटे होते हैं, लेकिन इतने भी छोटे नहीं होते हैं। इनकी लंबाई काफ़ी अधिक होती है, लेकिन उसकी कंपैरिजन में, लेप्टोटीन की कंपैरिजन में यहाँ पर गुणसूत्र थोड़ा संकुचित होकर छोटे हो जाते हैं। फिर प्रत्येक युगली, युगली का मतलब वो जो 2 गुणसूत्र एक साथ मिले थे ऐसे एलील, सदस्य गुणसूत्र सेंट्रोमेयर के अतिरिक्त अपनी
पूरी लंबाई में अनुलोमवत विभक्त हो जाते हैं। ऐसे लंबाई में, जैसे मान लो ये गुणसूत्र है ऐसे, अभी ये ऐसे फट जाएगा, इसे गन्ना फाड़ देते हैं बीच से, ऐसे 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 फट जाएगा, ऐसे फट के क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाते हैं, जिससे समसूत्री विभाजन की तरह प्रत्येक गुणसूत्र 2 अड़गुणसूत्रों में बट जाते हैं। ठीक, फिर अगला क्या है, डिप्लोटीन। इस अवस्था में समजात गुणसूत्र एक दूसरे से अलग हटने लगते हैं। अब जब ये दोनों ऐसे फट जाएंगे, ये दोनों, तो इन्हीं दोनों की जो आधे आधे हैं, ये आधा इधर चला जाएगा, आधा इधर चला जाएगा, और यहाँ आके एक ऐसे ये बन जाएगा और एक ऐसे ये बन जाएगा। ये दो, एक यहाँ ये बन गया, एक यहाँ ये बन गया, दोनों अलग अलग बन गए। अब सेंट्रोमियर पर अलग होना प्रारंभ करके गुणसूत्र अलग होकर विपरीत सिरों की तरफ बढ़ने लगता है। अब दोनों अलग हो गए। अब दोनों अलग होने के बाद एक ध्रुव की तरफ इधर और एक दूसरा इस ध्रुव की तरफ कोशिका में भागने लगता है। ठीक, प्रायः अलग अलग नहीं होते, ये पूर्णतः अलग नहीं होते, मतलब जाने के लिए तो शुरू हो जाते हैं, लेकिन पूर्णतः एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। दोनों गुणसूत्र अर्ध गुणसूत्र एक साथ जुड़कर क्रॉस की संरचना बनाते हैं। ऐसे ऐसे मैंने बता रहा था, ये क्रॉस की संरचना देखो बना रहे हैं, क्रॉस की संरचना ये देखो ऐसे ऐसे बन रहा है ना क्रॉस। अब फिर केंद्रक कला यहाँ भी स्पष्ट होती है, और केंद्रक और केंद्रिका यहाँ भी दोनों स्पष्ट ही होती है। ठीक, अब अगला क्या है, अगला है डाइकाइनेसिस। अब डाइकाइनेसिस में क्या होता है, ऐंठन और कुंतलन निर्जरीकरण अपनी चरण सीमा पे होता है। जो गुणसूत्र थे इनमें जो ऐंठन हो रहा था, यानी कि ये जो एक दूसरे से ऐंठ रहे थे, मतलब और छोटे हो रहे थे, और इसमें जो पानी की धीरे धीरे कमी हो रही थी, ये अपनी चरम सीमा पर होता है। मतलब पानी की मात्रा भी सबसे कम होगी, ऐंठन भी सबसे कम होगी, मतलब सबसे ज़्यादा ऐंठन हो चुकी होती है, बहुत ज़्यादा ऐंठ चुके होते हैं और बहुत मोटे हो चुके होते हैं। अतः समजात गुणसूत्र अत्यधिक छोटे और स्पष्ट दिखाई देते हैं, छोटे हो जाएंगे और मोटे मोटे हो जाएंगे। तो इस अवस्था में हम गुणसूत्रों का अध्ययन भी कर सकते हैं। गुणसूत्रों का जब हमको अध्ययन करना होता है तब इसी अवस्था में हम करते हैं। फिर अगला है, इनकी आकृति के अनुसार ये 3 भागों में विभक्त होते हैं। ये जो पांचों होते हैं जो भी मैंने पढ़ाया, ये पांचों अपनी आकृति के अनुसार अलग अलग होते हैं। आप वीडियो को पुश करके आगे इसको पढ़ सकते हैं कि ये कैसे कैसे होते हैं। ठीक, फिर अगला है मेटाफेज फर्स्ट। अभी तक चल रहा था प्रोफेज, अब उसके बाद दूसरा है मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज में क्या होता है, केंद्रक और केंद्रिका कला धीरे धीरे लोप होने लगती है। ठीक, ये जो केंद्रक कला और केंद्रिका होती है धीरे धीरे दोनों विलीन होने लगती है। केंद्रक कला और ये पूर्णतः विलीन हो जाते हैं। इसी में शुरू होता है विलीन होना, और इसके अंत होते होते तक जब ये फेज स्टार्ट होता है तभी केंद्रिका और केंद्रक कला विलुप्त होना शुरू होती है, और इस फेज के खत्म होते होते तक केंद्रक कला पूर्णतः विलीन हो जाती है। गुणसूत्र स्वतंत्र होकर कोशिका द्रव्य में फैल जाते हैं। यहाँ तक कि सभी क्रियाएं प्रोमेटाफेज के अंतर्गत ही मानी जाती हैं। अब अगला है एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है, युगली गुणसूत्र अलग होकर विपरीत ध्रुवों की ओर बढ़ने लगते हैं। जो ये गन्ने की तरह ऐसे फट गए थे, ये दोनों अलग अलग हो गए थे, एक ऐसे और एक ऐसे। अब ये दोनों अपने ध्रुवों की तरफ, दोनों तरफ कोशिकाओं के अलग अलग हटने लगते हैं। एक गुणसूत्र के दोनों अर्ध गुणसूत्र सेंट्रोमियर पर जुड़े रहते हैं। सेंट्रोमियर का मतलब यहाँ बीच में यहाँ जुड़े रहते हैं वो दोनों, अर्थात पूरा गुणसूत्र एक ध्रुव की ओर जाता है और दूसरा समान गुणसूत्र दूसरे ध्रुव की ओर जाता है। इसीलिए इसे न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं, यानी कि रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। उसके बाद टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है, विपरीत ध्रुवों पर केंद्रकों को पुनर्गठन होने लगता है। दोनों ध्रुव पर पहुंच जाते हैं जब, तो एक केंद्रक यहाँ बनने लगेगा, एक केंद्रक यहाँ बनने लगेगा। दोनों कोशिकाओं में केंद्रक धीरे धीरे बनने लगता है। उसके बाद फिर इंटरकाइनेसिस। अब ये गुणसूत्र के विभाजन की और कोशिका विभाजन की ये पहली अवस्था
ख़त्म हो गई। ये पहली अवस्था जो चारों थी ये ख़त्म हो गई। अब इसके बाद इंटरफेज आएगा। यह अर्धसूत्र के प्रथम और द्वितीय विभाजनों के बीच की अवस्था है। जो फर्स्ट और सेकंड फेज था वो फर्स्ट फेज और सेकंड फेज के बीच की अवस्था है। अब अगली है सेकंड डिवीजन ऑफ मियोसिस, यानी कि अर्धसूत्रण की द्वितीय विभाजन की अवस्था। अब इसमें क्या है, पहला क्या है, प्रोफेज फर्स्ट। इस अवस्था में क्या होता है, यह अवस्था बहुत छोटी होती है, ये तो कभी कभी स्पष्ट भी नहीं होती है। प्रत्येक गुणसूत्र जो प्रथम विभाजन की पैचिटीन में अनुलंब विभक्त हुआ था, दोनों अर्धगुणसूत्र सेंट्रोमियर पर जुड़ी हुई थी, उसी रूप से जुड़ी रहती हैं और गुणसूत्र की 4 भुजाएं दिखाई देती हैं। ऐसे ऐसे यहाँ पे बीच में जुड़ी रहेंगे तो ये 4 भुजाएं, 1 2 3 और 1 4, ये चारों भुजाएं दिखाई देती हैं। उनमें एक गुणसूत्र के दोनों भगनी अर्धगुणसूत्र सिस्टर कुंडलित नहीं होता है, जिससे उनकी भुजाएं एक दूसरे से अलग अलग होती हैं। ऐसे रहता है तो देखो भुजाएं देखो एक दूसरे से सब अलग अलग हैं। अब अगला क्या है, मेटाफेज सेकंड। मेटाफेज सेकंड में क्या होता है, सामान्य सूत्री विभाजन के बाद केंद्रक कला और केंद्रिका विलीन हो जाते हैं। सामान्य सूत्री विभाजन जो होता है यानी कि माइटोसिस जो होता है, जो मैंने दूसरे लेक्चर में पढ़ाया था, ये इसी की भांति इसमें केंद्रक कला और केंद्रक विलीन हो जाते हैं। गुणसूत्र गुणसूत्र मध्यावस्था यानी कि मेटाफेज प्लेट पर आ जाते हैं और स्पंडल फाइबर बन जाते हैं। ये मध्यावस्था में आके स्पंडल फाइबर बन जाते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र का सेंट्रोमियर अनुलंब विभक्त हो जाता है। जो इनका सेंट्रोमियर होता है, ऐसे एक बार फर्स्ट उसमें टूटा था फर्स्ट फेज में, अब सेकंड फेज में फिर से ये अनुलंब ऐसे फिर से टूट जाएगा। इस प्रकार 2 अर्धसूत्रण स्वतंत्र हो जाते हैं। फिर यहाँ इसमें से दोनों स्वतंत्र हो जाएंगे, अलग अलग दोनों फिर से हो जाएंगे। अब इसके बाद फिर क्या होता है, द्वितीय पश्चावस्था, एनाफेज सेकंड। अब एनाफेज सेकंड में इसमें क्या होता है, गुणसूत्रों में सेंट्रोमियर पर विभक्त होने के तुरंत बाद इस अवस्था का आरंभ होता है। सेंट्रोमियर पर जब गुणसूत्र विभक्त होते हैं तब इस अवस्था का तुरंत आरंभ हो जाता है। संतति गुणसूत्र यानी कि ऐसे ऐसे जो टूटे थे, जब ये था टूट के यहाँ से एक ये बन गया, गन्ने की तरह फट के एक ये बन गया, तो एक ये और एक ये दोनों क्या हैं, संतति गुणसूत्र हैं। तो संतति गुणसूत्र के विभाजन से पूर्व अर्ध गुणसूत्र विभक्त हो जाते हैं और उनमें प्रतिकर्षण बल उत्पन्न हो जाती है। कल थोड़ा गलत हो गया है। अर्ध गुणसूत्र ये प्रतिकर्षण उत्पन्न करने लगते हैं, मतलब एक दूसरे से दूर भागने लगते हैं। ये इधर भागने लगेगा, ये इधर भागने लगेगा। रेशकों में संकोचन और ध्रुवों की ओर गुणसूत्र के आकर्षण के कारण संतति गुणसूत्र एक दूसरे से अलग होकर विपरीत ध्रुवों की ओर बढ़ने लगते हैं और ध्रुवों पर पहुंचकर समूह में आने लगते हैं। एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे, फिर आके अलग अलग होके फिर दूसरे ध्रुव की तरफ एक ये ध्रुव यहाँ पे आके फिर से ये फैलने लगते हैं। अब इसमें क्या होता है, चौथी है द्वितीय अवस्था, टेलोफेज सेकंड। इसमें संतति गुणसूत्र ध्रुव पर पहुंच जाते हैं और अंत्यावस्था का आरंभ हो जाता है। गुणसूत्र पास पास आ जाते हैं, बाहर की ओर केंद्रक भित्ति फिर से बनने लगती है, न्यूक्लियोलस का पुनर्गठन भी स्टार्ट हो जाता है, तर्क रूप लुप्त हो जाते हैं। जो क्रोमोसोम में मैंने बताया था ऐसे ऐसे लगे होते हैं, ऐसे ऐसे गोले गोले तर्क रूप के टाइप से, माला के मोती के जैसे, ये धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं। इसी समय कोशिका द्रव्य का विभाजन भी आरंभ हो जाता है। अभी तक तो ये केंद्रक का विभाजन और गुणसूत्र का विभाजन चल रहा था, अब इसी समय ये कोशिका द्रव्य का भी विभाजन होने लगता है और कुछ समय बाद एक कोशिका 4 कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है। अब फिर उसके बाद फिर क्या है, कोशिका द्रव्य का विभाजन। कोशिका द्रव्य में अर्ध गुणसूत्र के समान विभाजन के पश्चात कोशिका द्रव्य में एक भित्ति बन जाती है। ऐसे एक कोशिका थी, फिर धीरे धीरे यहीं पे एक ऐसे भित्ति बन जाएगी। कोशिका विभाजन 2 भागों में विभाजित होता था और द्वितीय विभाजन पूर्ण हो जाता है। फिर पहली बनी हुई भित्ति जो होती है, यानी कि ये जो भित्ति बनी है, इस भित्ति पर एक समकोण बनाती हुई एक भित्ति और बन जाती है, ऐसे ऐसे। तो धीरे धीरे ये 4 कोशिकाएं बन जाती हैं, 1 2 3 और ये 4। तो ये जो 1 से ये 2 बनी थी, एक इधर, ये बनी थी पहले फेज में।
और जो ये एक इधर और एक इधर बनी है, ये दोनों ये दूसरे फेज में बनी है। तो एक कोशिका से 4 कोशिकाएं इसमें बन गई। अब इसका महत्व मैं बताना शुरू करूं, इससे पहले मैं चाहूँगा कि इसको कायदे से फिर से एक बार जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। ये क्या है? प्रोफेज है। इसमें जो गुणसूत्र होते हैं ये बहुत लंबे लंबे होते हैं और इसमें जो होता है गुणसूत्र धीरे धीरे संकुचित होने लगता है और इसमें जो केंद्रक होता है 2 भागों में बट जाता है। 2 भागों में बट के एक ध्रुव की तरफ इधर हो गया, एक ध्रुव की तरफ इधर हो गया। फिर जितने क्रोमोसोम होते हैं ये क्रोमोसोम सेंट्रोमियर की तरफ बिल्कुल ऐसे बीच में लाइन अप हो जाते हैं। लाइन अप हो जाने के बाद ये दोनों में प्रतिकर्षण होने लगता है और दोनों एक दूसरे के विपरीत ध्रुव पर भागने लगते हैं। तो ये भाग के एक इधर चला गया, एक इधर चला गया। अब ये देखो 2 पूरे बन गए, एक आधे गुणसूत्र इधर भाग गए, आधे गुणसूत्र इधर चले गए। अब ये 2 सेल बन गई, 2 कोशिका बन गई। अब इसमें फिर ये जो कोशिका है ये फिर से इसे लाइन में आ जाएगी। इसका ये जो केंद्रक है ये फिर से विभाजित हो जाएगा 2 भागों में। ये इसका केंद्रक भी 2 भागों में विभाजित हो जाएगा। फिर ये एक लाइन में आ जाएंगे, फिर मेन में इसे प्रतिकर्षण होने लगेगा और फिर ये दोनों बाहर की तरफ। और इसी प्रकार से एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बन के तैयार हो जाती हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा इसका महत्व, इसका अर्धगुणसूत्र का महत्व क्या होता है। जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात ही अंडाणु और शुक्राणु मिलकर एक नया जीव बनाते हैं। ये जनन कोशिकाओं में इस प्रकार का विभाजन होता है। इस कोशिका विभाजन के फलस्वरूप बने जीव लक्षण अपने पूर्वज के लक्षण से मिलते जुलते हैं, मतलब 100% नहीं मिलते जुलते हैं, 100% केवल मिलते हैं सूत्री विभाजन में, यानी कि समसूत्री विभाजन में 100% मिलते हैं, लेकिन इसमें 50-50 मिलेंगे। 50% करेक्टर मादा के होंगे और 50% करेक्टर नर के होंगे। मतलब 1:1 के अनुपात में नर और मादा की कोशिकाओं से बनता है इनका गुण। एक बार कोशिका विभाजन से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन ही गुणसूत्रों के इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का आधार है। अब गुणसूत्रों में जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है इसके बारे में मैं अगले चैप्टर में बताऊंगा। ये पूरा एक चैप्टर है, तो ये इसके महत्व होते हैं। अब समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में क्या अंतर है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने माइटोसिस और मियोसिस दोनों कायदे से पढ़ लिया है, कायदे से समझ लिया है, तो आप इसको और कायदे से समझ सकते हैं। यह सभी प्रकार की कोशिकाओं में होता है। जो माइटोसिस होता है यह सभी प्रकार की कोशिकाओं में होता है और मियोसिस यह केवल जनन कोशिकाओं में होता है। विरामावस्था अपेक्षाकृत अधिक लंबी होती है। इसमें विरामावस्था छोटी होती है। इसमें प्रोफेज में उप अवस्थाएँ नहीं होती हैं। इसमें प्रोफेज में उप अवस्थाएँ लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन ये सब अवस्थाएँ नहीं होती हैं, लेकिन इसमें होती हैं। प्रोफेज लंबा होता है तथा इसमें अवस्थाएं होती हैं। समजात गुणसूत्र युग्म नहीं बनाते हैं, ठीक, युग्म नहीं बनाते। जैसे इसमें ऐसे 2 एक ये दोनों एक दूसरे के करैक्टर एक साथ मिलते थे तो दोनों मिलके एक युग्म बना ली। इस तरीके से इसमें नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें युग्म बनाते हैं। डीएनए का संश्लेषण नहीं होता है, इसमें डीएनए का संश्लेषण होता है। इसमें दूसरा कोश का विभाजन नहीं होता है, केवल एक ही फेज में ख़त्म हो जाता है। इसमें 2 फेज होते हैं, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज। इसमें 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है, इसमें 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, गुणसूत्र भी बदल जाते हैं। एक बार आधी होगी, फिर दोबारा जब समसूत्री विभाजन होगा तो ये फिर से बढ़ जाएंगे, ठीक। तो ये आपका अंतर था। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। उसके बाद फिर क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन यानी कि द्विनिषेचन। द्विनिषेचन क्या होता है, जब नर युग्मक वर्तिकाग्र, फूल के ऊपर एक वर्तिकाग्र होता है, ठीक, ऐसे वर्तिकाग्र होता है। वर्तिकाग्र से अंडाशय की तरफ जब बढ़ने लगता है नर युग्मक, यहाँ पे आया कोई पॉलन गिर गया, अब वो पॉलन जब नीचे ऐसे वर्तिकाग्र में ऐसे अंड में जाएगा, अंडाशय में, तो ये जो यहाँ रास्ते में ऐसे जा रहा होता है ऊपर से नीचे की तरफ, तो इसमें समसूत्री विभाजन होता है।
इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होगा और ये 2 भागों में बट जाएगा। एक नर युग्मक अंड कोशिका से मिल जाता है, आते समय इसमें विभाजन हो गया। अब एक स्पर्म ये वाला है, एक स्पर्म ये वाला है, ये अब ये तो आएगा, एक तो आएगा मादा युग्मक से फर्टाइल करके क्या बना लेगा, सीड बना लेगा। लेकिन जो दूसरा है निषेचन करते हैं, अंड कोशिका से मिल जाता है, इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। जो पहला आएगा मादा युग्मक से मिल जाएगा तो वो निषेचन कर लेगा, और जो दूसरा नर युग्मक होगा वह ध्रुवीय केंद्रकों पे मिल जाते हैं। जो ध्रुवीय केंद्रक है ये ध्रुवीय केंद्रकों से मिल जाता है, जिसे लिमिलॉप कहते हैं। इस प्रकार द्विनिषेचन होता है, एक इससे कर लेता है, एक ध्रुवीय केंद्रक से कर लेता है। एक तो अंडाणु से करता है, जो 2 आते हैं मेल की तरफ से, एक अंडाणु से कर लेता है और एक ध्रुवीय केंद्रक से कर लेता है। तो एक तो ये निषेचन हो गया, एक ये निषेचन हो गया। तो इसमें 2 प्रकार का निषेचन होता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। अगला है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जब नर युग्मक मादा युग्मक से मिलता है, एक नर युग्मक आया और मादा युग्मक से मिल रहा है, इसे एक ये अंड कोशिका है और ये एक शुक्राणु। जब ये दोनों एक कोशिका का रूप ले लेते हैं, मिलकर मिलते हैं, एक कोशिका का रूप ले लेते हैं, ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, यन ये रहेगा और यन ये रहेगा, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, 2n। ये 2n जब बन जाते हैं तो ये क्या कर लेते हैं, इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। थैंक्स फॉर द अटेंडिंग माई क्लास। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल सक्सेस विथ स्मार्ट लर्निंग विद विजय कुमार गिरी। मैं समझता हूँ कि ये लेक्चर जो है थोड़ा लंबा हो गया है और ये थोड़ा कठिन भी है, इसीलिए आपसे अपेक्षा है कि आप लोग इस वीडियो को 1-2 बार देखेंगे और कायदे से पढ़ने का प्रयास करेंगे तो कायदे से समझ में आ जाएगा। अगर आपने दूसरा लेक्चर और तीसरा लेक्चर दोनों देखा होगा तो कायदे से आप समझ पाएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।